तो बच्चों आज की क्लास में जो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी में आपको जितना भी है वो सब कुछ बताऊंगा, बस आपको क्लास में लगातार कंटिन्यू बनाए रखना है। मतलब लेक्चर को कहीं पे ब्रेक मत करिएगा। मैं सारे मतलब बेसिक से टर्म स्टार्ट करूंगा और लगातार उसमें बताता चला जाऊंगा जहां तक प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये 2 क्लासेस कंटिन्यूअस चलेगी, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर का नाम है प्रोबेबिलिटी, तो हेडिंग डाल दीजिएगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सारे बेसिक जितनी बातें होंगी मैं सारी आपको बताऊंगा, और इसमें बीच बीच में मैं आपको जेई एडवांस, जेई मेंस, बोर्ड्स जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा एक एक करके। तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करें, और जितने भी बच्चे उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। तो हम लोग क्लास को भी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब यहाँ से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम इज प्रोबेबिलिटी। तो सभी लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हेडिंग डाल दें, और यहाँ से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि प्रोबेबिलिटी में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। वो बेसिक टर्म्स आप लोगों को सबको पता होने चाहिए कि वो बेसिक टर्म्स क्या है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए भाई। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान देना होगा, हेडिंग डालते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। राइट डाउन द हेडिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सभी बच्चे जानते होंगे पहले से कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है वो ज्यादातर सारे क्वेश्चंस में लिखा रहता है, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि प्रोबेबिलिटी में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, बेस थ्योरम में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, कहीं पे भी अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया जाता है तो आप सारे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहते। कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, हम उन्हीं को ही रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट याद रखिएगा, लिखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट satisfies the following condition. Random experiment satisfies the following conditions. ये आपको ध्यान देना होगा। कौन सी कंडीशंस होती हैं? पहली कंडीशन होती है it should be या it should have more than one outcome. अगर उस एक्सपेरिमेंट का एक से ज्यादा आउटकम है तो आप उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। और जो आउटकम अगर है और आपको आउटकम पहले से ही पता है तो फिर वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा। मतलब आपका, जैसे आपने डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को थ्रो करने पर क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल है, आ कुछ भी सकता है। तो बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट हम उसे ही कहते हैं जिसके आउटकम्स क्या हो वो अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आउटकम्स आपके सर्टेन है, जिसको आप पहले से ही जानते हैं, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा। ये बात आपको समझनी होगी। तो आप इस बात को लिख सकते हैं कि जो आउटकम्स होंगे, आउटकम्स आर नॉन प्रेडिक्टेबल। नॉन प्रेडिक्टेबल, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ये सारी बातें अब आप समझ गए। इसके बच्चों एग्जाम्पल क्या होते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? ये हो सकता है थ्रोइंग अ डाइस। थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है ना। टॉसिंग अ कॉइन या मोर देन वन कॉइन, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए रैंडम एक्सपेरिमेंट के। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक दूसरा वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का क्या मतलब होता है?
ये भी समझ लीजिए, लिख लीजिए, इट इज द सेट ऑफ all outcomes, all possible outcomes. It is the set of all possible outcomes of a random experiment. Random experiment. तो बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट जो भी आपने किया उसके जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसे हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। जैसे बच्चों अगर आप एक सिक्के को थ्रो करते हो तो एक सिक्के को थ्रो करने पर आपके पास पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? वो हो सकता है हेड या हो सकता है टेल। लेकिन अगर आपने दो सिक्कों को थ्रो किया है तो दो सिक्कों को थ्रो करने पर आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या हो सकते हैं कि हेडेड आ जाए, हो सकता है टेल टेल आ सकता है, हो सकता है हेड टेल आ जाए, हो सकता है टेल हेड आ जाए। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। और अगर आप एक डाइस को करते हो तो डाइस का भी सैंपल स्पेस जानते हो, वो 1 2 3 4 5 6 होता है। ठीक है, तो बच्चों अभी तक मैंने जिन्होंने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है तो मैंने अभी सिर्फ इतना ही बताया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और सैंपल स्पेस क्या होता है। अब हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इवेंट। तो सब बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे इवेंट। तो इवेंट में भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो आप इसको लिख लीजिए, इट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे बच्चों आपने पढ़ा है ना कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता है, अगर हम उसका एक सबसेट ले लेते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं रिलेशन। आपको पढ़ाया गया है ना कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स लिखते हैं, मान लीजिए सेट ए है, सेट बी है, अगर आप ए क्रॉस बी लिखते हैं और ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं अगर आप उसका एक सबसेट ले लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रिलेशन। उसी तरीके से बच्चों जो सैंपल स्पेस का अगर आप एक कोई पार्ट कंसिडर कर लेते हैं, कोई पार्ट जैसे कि अगर आपने डाइस को थ्रो किया है और मैंने कह दिया गेटिंग एन ऑड नंबर, तो गेटिंग एन ऑड नंबर क्या है? वो उसकी एक इवेंट कहलाएगी। गेटिंग एन इवन नंबर वो भी क्या कहलाएगी? उसकी एक इवेंट कहलाएगी। तो इवेंट क्या होती है? इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। गेटिंग एग्जाम्पल सभी बच्चे लिखेंगे हमारे साथ, तभी आप प्रोबेबिलिटी आखिरी तक समझे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए, गेटिंग एन ऑड आउटकम, getting the odd outcome in throwing a dice, that is क्या बनेगा बच्चों? 1 3 5। तो बच्चों ये आपकी क्या कहलाएगी? ये आपकी कहलाएगी इवेंट। समझ में आया? और सैंपल स्पेस बच्चों क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6। आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं यहाँ पे। द नेक्स्ट हेडिंग इज, डालिए सभी लोग, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की क्लासिक डेफिनेशन क्या होती है ये भी आप लिख लीजिए। तो बच्चों किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको आप डिफाइन करते हो, दिस इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, और आपको ये अलग से याद रखना होगा कि किसी भी इवेंट के जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो लाई करती है 0 से 1 के बीच में, जहां 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड होता है।
तो आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया कि व्हाट इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकालेंगे। चलिए बच्चों, अब क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे डेफिनेशंस हम चेंज करते जाएंगे और डेफिनेशंस में सब बदलाव आता जाएगा। चलिए बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 2 डाइस का। तो हेडिंग डाल दीजिएगा 2 डाइस। सभी लोग हेडिंग डालेंगे 2 डाइस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर हेडिंग आपको डलवा रहा हूँ 2 डाइस की, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको मार्क पहले ही से कर दे रहा हूँ ताकि आपका यहाँ पर ध्यान जाए, क्योंकि सभी बच्चे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं लेकिन उस पर टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तो आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैं आपको बीच बीच में ट्रिक्स भी बताता रहूंगा। तो अब हेडिंग डालनी है आपको 2 डाइस। तो बच्चों, अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो आप कैसे समझते हो, क्योंकि वहां पे काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो 2 डाइस को थ्रो करने पर ये तो सभी लोग जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 36। अब बच्चों 36 आउटकम्स को हम एक बार आपके लिए डेकोरेट भी कर देते हैं, फिर उसका हम एक शॉर्टकट भी बता देते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से बनने वाले हैं जिनको आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लिखिए ये 36 आउटकम्स 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये सभी लोग लिखना जानते हैं, अपनी कॉपी में लिखते चले जाइए। बस ये याद रखिएगा कि जब आप लिखें तो सिमेट्रिकल लिखिएगा, मतलब एक के नीचे एक आना चाहिए, ठीक है, तभी आप उस चीज को पकड़ पाएंगे। ये यहां तक आप लिखते जाइए ऐसे। क्या सभी बच्चे लिख रहे हैं? यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा। 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6। ठीक है, अब यहां पर देखिए 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। ओके बच्चों, अब बच्चों यहां पर देखिए, आपके पास जो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस के पैटर्न जरा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे क्वेश्चन आपके पास बना कि जब आपने डाइस को थ्रो किया तो पूछेगा गेटिंग अ सम ऑफ 2। क्वेश्चन पूछेगा गेटिंग अ सम ऑफ 2, तो सम ऑफ 2 तो बेटा सिर्फ इसी वाले में आएगा, गेटिंग अ सम ऑफ 2, और तो किसी में आना नहीं है। अब चेक कर लो। फिर अगर पूछा जाएगा गेटिंग अ सम ऑफ 3, तो बेटा इसमें आएगा, चेक करो। इसलिए मैंने कहा था सिमेट्रिकल बनाना। समझ में आया क्यों कह रहा था सिमेट्रिकल बनाना? पर अगर आपसे कहने लगे गेटिंग अ सम ऑफ 4, तो बेटा वो ये हो जाएगा। अब आप समझे मैं आपसे क्यों कह रहा था सिमेट्रिकल बनाना। फिर गेटिंग अ सम ऑफ 5, गेटिंग अ सम ऑफ 5 ये हो जाएगा। गेटिंग अ सम ऑफ 6, देखते रहो बच्चों, दिस इज योर गेटिंग अ सम ऑफ 6। समझ में आया? फिर गेटिंग अ सम ऑफ 7, तो गेटिंग अ सम ऑफ 7 उसमें आपको ध्यान से देखना होगा। गेटिंग अ सम ऑफ 7, ये देखो गेटिंग अ सम ऑफ 7। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए, 7 के बाद हो जाएगा 8। तो 8 वाले कौन कौन से हैं? ये देखो, ये 8 वाले हैं। फिर गेटिंग अ सम ऑफ 8 के बाद 9, ये देखो 9 वाले हो गए। फिर गेटिंग अ सम ऑफ 10, ये देखो 10 वाले हो गए। गेटिंग अ सम ऑफ 11 एंड गेटिंग अ सम ऑफ 6। तो बच्चों आपको ये याद रखना होगा, अगर आप सिमेट्रिकली लिख लेते हैं तो जो सम वाली प्रॉब्लम है वो आपकी खत्म हो जाती है। तो ये कौन सा सम है? ये है बच्चों सम 2 वाला। तो 2 वाले सम कितने हैं? सिर्फ एक ही पेयर है। तो 1 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी गेटिंग अ सम ऑफ 2, इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/36, क्योंकि उसका तो एक ही फेवरेबल पेयर है 1,1। ओके, तो गेटिंग अ सम ऑफ 3 ये 2 है। गेटिंग अ सम ऑफ 4, हाँ समझ में आ रहा? गेटिंग अ सम ऑफ 4, देखो उसमें भी 3 लिखे हुए हैं, ठीक है। गेटिंग अ सम ऑफ 5, गेटिंग अ सम ऑफ 6, गेटिंग अ सम ऑफ 7,
गेटिंग अ सम ऑफ 8, गेटिंग अ सम ऑफ 9, क्या समझ में आ रहा है? गेटिंग अ सम ऑफ 10, गेटिंग अ सम ऑफ 11, गेटिंग अ सम ऑफ 12। तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरीके से आपने सम वाली प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर ली है। लेकिन अगर आपको फिर भी कम समझ में आए तो मैं आपको इसके अलावा एक और शॉर्टकट बता देता हूं। वो शॉर्टकट तो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ज्यादातर लोग कॉपी में पहले से ही बना लेते हैं उस शॉर्टकट के लिए, क्योंकि डाइस का क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में होता है। ठीक है, अब बच्चों करना क्या होगा, इसके लिए आप एक तिलक बना लीजिए, तिलक। चलो हम लोग सब लोग मिलकर तिलक बनाते हैं। जैसे आप लिख लीजिए सबसे पहले 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7, फिर 8, फिर 9, समझ में आ रहा, फिर 10, फिर 11, फिर 12। अब ध्यान से देखो, ये एक बाबा जी का तिलक बन गया। इस बाबा जी के तिलक की तरफ ध्यान दो। बाबा जी तिलक ऐसे ही तो लगाते हैं। ये देखो, ये है बाबा जी का तिलक। ये बाबा जी का तिलक ऐसे लगा दो। और बाबा जी का तिलक लगाने के बाद अब आप देखो, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ 2 या सम ऑफ 12, तो सम ऑफ 2 सम ऑफ 12 जो होगा वो एक कम होगा, यानी उसका एक ही पेयर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ 3, सम ऑफ 3 पूछा जाए तो उसके दो पेयर होंगे। अगर 3 का सम है तो दो पेयर होंगे, समझ में आया? और अगर पूछा जाए सम ऑफ 4 तो उसके 3 पेयर होंगे, चेक कर लो। फिर आपसे पूछा जाए सम ऑफ 5 या सम ऑफ 9 तो उसके पेयर कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ 6 या सम ऑफ 8 उसके पेयर कितने हो जाएंगे? 5, एक कम हो जाता है। और सम ऑफ 7 क्या हो जाएगा? वो उसके 6 पेयर होंगे। कितने होंगे? 6 पेयर। तो इस तरह से बच्चों अगर आप बाबा जी का एक तिलक बना देते हैं तो इससे भी आपकी समस्या हल हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए गेटिंग ऑफ सम ऑफ 2 या गेटिंग ऑफ सम ऑफ 12 तो उसका सिर्फ 1/36 आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए गेटिंग अ सम ऑफ 3 या गेटिंग अ सम ऑफ 11 तो उसका आंसर होगा 2/36। फिर आपसे पूछा जाए गेटिंग अ सम ऑफ 4 या 10 तो उसका आंसर होगा 3/36। गेटिंग अ सम ऑफ 5 या 9 दिस इज 4/36। समझ गए? तो बच्चों आपको ये इस तरह से बाबा जी का एक तिलक बनाना है। अगर आप एक बाबा जी का तिलक बना लेते हैं तो बाबा जी का तिलक बनाने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जितने पेयर 2 के हैं उतने ही पेयर 12 के हैं, जितने पेयर 3 के हैं उतने ही पेयर 11 के हैं, जितने पेयर 4 के हैं उतने पेयर 10 के हैं। समझ आए? तो हमेशा जो नंबर ऑफ पेयर्स होंगे वो एक कम हो जाते हैं। जैसे 2 का पेयर 1 होगा, 3 के पेयर 2 होंगे, 4 का पेयर 3 होंगे, 5 का पेयर 4 होंगे, 6 का पेयर 5 होंगे, 7 का पेयर 1 होगा, 7 का पेयर 6 होगा। ठीक है, बस आपको करना क्या होगा, इस तरह से तिलक बना लेना तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि 2 और 12 के उतने ही पेयर हैं। जो 2 का है वही 12 का है, जो 3 का पेयर है वही 11 का पेयर है, वही 4 का पेयर है वही 10 का पेयर है। अगर मैं आपसे पूछूं गेटिंग अ सम ऑफ 10 तो भी 3/36 लिखेंगे, गेटिंग अ सम ऑफ 4 तो भी 3/36 लिखेंगे, गेटिंग अ सम ऑफ 9 तो भी 4/36 लिखेंगे, गेटिंग अ सम ऑफ 5 तो भी 4/36 लिखेंगे, गेटिंग अ सम ऑफ 7 1/36 लिखेंगे। तो ये क्या आपको समझ में आ गया ट्रिक क्या है? तो अगर आपको ऊपर वाली पसंद है ट्रिक तो आप ऊपर वाली यूज करिए। मैं तो वैसे नीचे वाली यूज करता हूँ, ये बाबा जी की तिलक वाला। इससे मैं क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत जल्दी फिनिश कर ले जाता हूँ। बस आपको इस तरह से एक बाबा जी का तिलक बनाना है। तो क्या सब लोग तिलक बना लेंगे? आवाज आ रही मेरी? क्यों बच्चों? Yes. अच्छा चलो ठीक है। ओके बच्चों, तो बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा देखिए। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी find the probability of getting sum of 7 of a pair of dice is thrown। तो तुम कहोगे सर ये तो मैं पेयर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ही ने बताया था कि अगर 7 होगा तो उसका एक कम कर देंगे, यानी कि उसके 6 पेयर होंगे 7 वाले सब। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गेटिंग अ सम ऑफ 7 दिस इज 6/7।
36 विच इज इक्वल टू 1/6। देखा कितना आसान है। तो अगर आप इस तरह से ये बाबा जी स्क्रॉल कर दीजिए। यस बेटा। इसके बाद बच्चों आपको हेडिंग डालनी है सभी लोगों को, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो टाइप्स ऑफ इवेंट सभी को याद रखनी है, और यहां पे इसको याद रखने का तरीका क्या था, इसको लिख लीजिए, बाबा जी का तिलक। इससे आप काफी सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे। शॉर्टकट हम और भी बताएंगे, बस क्लास में बने रहिए, हम धीरे धीरे सिखाते जाएंगे, इसी से आपको सीखना है। तो नेक्स्ट स्टार्टिंग इज टाइप ऑफ इवेंट्स। चलिए, टाइप ऑफ इवेंट्स में पहली कौन सी होती है? पहली होती है आपकी इम्पॉसिबल इवेंट, या दो तरह की टाइप्स ऑफ इवेंट होती हैं, बल्कि लिख लीजिए, एक होती है इम्पॉसिबल एंड दूसरी होती है श्योर इवेंट। ठीक है, जैसे अगर आप इसको नहीं समझते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स को, तो मैं आपको उसका एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपने पहला एक एग्जांपल लिखा, गेटिंग 7, लिखिए, गेटिंग 7 ऑन अ थ्रो ऑफ सिंगल डाइस। गेटिंग 7 ऑन अ थ्रो ऑफ सिंगल डाइस, ये कौन सी इवेंट हुई? ये इवेंट आपकी इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि अगर हम डाइस को कभी थ्रो करेंगे तो 7 कभी आएगा ही नहीं, मैक्सिमम 6 आता है। तो इस तरह से अगर आपके पास कभी भी आ जाए तो आप वहां पे लिख दीजिएगा दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ऐसी इवेंट कभी भी पॉसिबल नहीं होती। दूसरा देखिए, उसके बाद है गेटिंग अ नंबर less than 7 on a throw of single dice। ये तो श्योर इवेंट होगी, क्योंकि अगर आप डाइस को थ्रो करोगे तो 100% जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, वो 7 से छोटा ही होगा। तो ये तो इवेंट 100% श्योर होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि श्योर इवेंट्स और इम्पॉसिबल इवेंट्स में क्या डिफरेंस। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों साथ में नोट करते जाइएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज योर सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। ये भी दो इवेंट होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट, ये भी जरा समझ लीजिए। अगर सिंपल इवेंट होगी तो उसका कार्डिनल नंबर 1 होगा, और अगर कंपाउंड इवेंट होगी तो उसका कार्डिनल नंबर 1 से बड़ा होगा। ठीक है, ये तो सब समझते ही हो कार्डिनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अगर आप नहीं समझते हो तो मैं आपको बता देता हूं। आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिडर कर लो, आरई मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट, और उसमें लिख दो टॉसिंग 2 कॉइन्स। ठीक है, और उसकी फेवरेबल इवेंट जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट की, और उसमें लिख दो गेटिंग बोथ हेड्स। गेटिंग बोथ हेड्स। तो बच्चों अगर हम आपको 2 ही हेड्स चाहिए तो 2 हेड्स कौन कौन से होंगे, उसमें कौन कौन सा पॉसिबल पेयर होगा? वो होगा सिर्फ हेड कॉमा हेड का। तो बच्चों उसका कार्डिनल नंबर इस सबसेट का क्या है? इस सबसेट का कार्डिनल नंबर 1 है। तो इसके का मतलब इस इवेंट को हम क्या कह सकते हैं? इस इवेंट को हम सिंपल इवेंट कह सकते हैं। मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझ गए, और अगर नहीं समझ रहे हो तो यहां से समझ लो। मैं आपको कंपाउंड इवेंट से दोबारा बता देता हूं। जैसे आपने फिर से एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा और उसमें लिखा टॉसिंग 2 कॉइन्स। ठीक है, लिखा टॉसिंग 2 कॉइन्स, और उसकी फेवरेबल इवेंट है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो तुम कहोगे सर कम से कम 1 हेड हो, या 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो सर वो हेड भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है। तो सर इसका कार्डिनल नंबर क्या है? इसका कार्डिनल नंबर इस इवेंट का 3 है, और इस इवेंट का कार्डिनल नंबर 1 है। ठीक है,
तो इसका मतलब कभी भी कार्डिनल नंबर किसी भी सबसेट का अगर 1 होता है तो उसको हम कहते हैं सिंपल इवेंट, अदरवाइज कंपाउंड इवेंट। चलिए बच्चों, अब आगे और भी बेसिक टर्म्स हम लोग को सीखने हैं, वो भी हम स्टार्ट करना चालू कर रहे हैं। तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में होते हैं, आपको लगता है कि वो हो जाएगा, लेकिन वो होते नहीं है। जैसे अगर आपके पास लिखा हो odds in favor and odd against, इस तरह के ज्यादातर क्वेश्चंस बच्चों के गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो odds in favor और odds against इन दोनों का मतलब क्लियर ही नहीं रखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसको लिखवा देता हूं, तो आपको ये याद रखना होगा आज के बाद। लिखिए odds in favor of an event जो होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट या फेवरेबल केसेस भी आप लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, अनफेवरेबल केसेस, ये होता है बच्चों ऑड्स इन फेवर। तो बच्चों अगर आपके पास लिखा रहता है ऑड्स इन फेवर तो ऊपर फेवरेबल होगा, नीचे अनफेवरेबल होगा। लेकिन अगर पूछा जाता है ऑड इन अगेंस्ट तो ऊपर अनफेवरेबल होगा, नीचे फेवरेबल होगा। बस यही इसको याद रखने का शॉर्टेस्ट वे है। ठीक है, चलिए अब आप लिखिए ऑड्स अगेंस्ट, लिखिए सभी लोग, ऑड्स अगेंस्ट इन एन इवेंट, दिस इज number of unfavorable cases divided by number of favorable cases, number of favorable cases। मेरे ख्याल से अब आप समझ तो गए होंगे कि क्वेश्चंस में होता क्या है, कि कभी भी अगर आपके पास हाईलाइट किया जा रहा है ऑड्स इन फेवर तो न्यूमरेटर में फेवरेबल केसेस होंगे, और अगर पूछा जा रहा है ऑड्स अगेंस्ट तो न्यूमरेटर में अनफेवरेबल केसेस होंगे। यानी ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट में दो ही बातों पे चर्चा होती है, एक होती है फेवरेबल पे और एक होती है अनफेवरेबल पे। तो फेवरेबल ऑड्स इन फेवर है तो न्यूमरेटर में फेवरेबल, डिनोमिनेटर में अनफेवरेबल। ऑड्स अगेंस्ट है तो न्यूमरेटर में अनफेवरेबल, डिनोमिनेटर में फेवरेबल। इस तरह से बच्चों आप याद रख सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको सीधा सीधा एग्जाम का ही क्वेश्चन करा देता हूं। लिखिए एग्जाम का क्वेश्चन मैं सीधा सीधा करा रहा हूं, पहले आप इसको लिख लीजिए। क्या लिख लिया सभी ने? yes, ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लिखिए हमारे साथ, क्वेश्चन में प्रिंटेड फॉर्म में नहीं लगा रहा हूं वरना आपका छूट जाएगा, आप हमारे साथ लिखो। अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, लिखो हमारे साथ, अ पेयर ऑफ फेयर डाइस is rolled, find the odds against getting a total greater than 9, चलिए भाई क्वेश्चन पढ़ा। सबसे पहले बच्चों यहां पर पूछा गया है कि अ पेयर ऑफ फेयर डाइसेस रोल, यानी कि दो डाइस को रोल किया गया। फेयर डाइस का मतलब ये होता है बच्चों कि वो डाइस पूरी तरीके से फेयर है, मतलब उसमें कहीं भी धोखाधड़ी नहीं की गई है। मतलब 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और सारी जो प्लेन्स है वो सारी स्मूथ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फाइंड्स द ऑड अगेंस्ट गेटिंग अ टोटल ग्रेटर देन 9। तो तुम कहोगे सर हम इसका आंसर बताते हैं, तो कोई है इसका आंसर बताने वाला? बताइए, कोई है आंसर बताने वाला? 25/11। ओके, किसी बच्चे ने आंसर बताया है 25/11। तो अभी चेक कर लेते हैं, शायद अदीबा ने बताया ना। yes. ओके, हाँ अदीबा तुमने 2 डाउट्स भेजे थे,
तो मैं तुमको आज उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। आज तुमको वो तुम्हारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो मैं अभी इस बच्चे का आंसर और कोई बता सकता है इसके अलावा? एनीवन? चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं ऑड्स अगेंस्ट के हिसाब से नहीं सोचता हूं, मैं दूसरी तरीके से सोचता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें चाहिए सम ऑफ 9। अब सम ऑफ 9 हमको पता ही नहीं है कितनी बार आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, बाबा जी का तिलक बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सर बच्चों हमने 5 होगा, 25/11 नहीं होगा, गलत कर दिया था। 5/11 होगा। 5, जस्ट 5। अच्छा अच्छा, चलो हम देखते हैं, कोई बात नहीं। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, ये बाबा जी का तिलक बना दिया। तो बाबा जी का तिलक बनाने के बाद हमको ये पता पड़ गया कि सम ऑफ 9 कहां पे मिलने वाला है। ये देखो, ये है सम ऑफ 9, यानी सम ऑफ 9 कितनी बार आएगा। तुम कहोगे सर सम ऑफ 9 चाहिए आपको, तो सम ऑफ 9 चाहिए, क्या सम ऑफ 9 चाहिए? नहीं नहीं, लिखा है गेटिंग अ टोटल ग्रेटर देन 9। ये नहीं लिखा है सम ऑफ 9 चाहिए, 9 से बड़ा चाहिए। तो 9 से बड़ा वाला सम कौन कौन से हो सकते हैं? तो तुम कहोगे सर 9 से बड़ा वाला एक ये भी केस हो सकता है, 9 से बड़ा वाला एक ये भी केस हो सकता है, 9 से बड़ा वाला एक ये भी केस हो सकता है। यानी सर हमारे मतलब का सम हो सकता है 12। ध्यान दीजिएगा, हमारे मतलब का सम हो सकता है 12, हमारे मतलब का सम हो सकता है 11, हमारे मतलब का सम हो सकता है 10। तो 12 कितनी बार आता है? एक बार। 11 कितनी बार आ जाता है सम? 2 बार। 10 सम कितनी बार आ जाता है? 3 बार। इसका मतलब बच्चों 3 + 2 + 1, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि सम ग्रेटर देन 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9, GRE ग्रेटर देन 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तुम कहोगे सर वो आंसर है 3/36। 3/36 का मतलब 1/6, या इसको आप 6/36 ही लिखे रहो। लेकिन आपसे ये तो पूछा नहीं गया, आपसे पूछा गया ऑड्स अगेंस्ट। तो बच्चों ऑड्स अगेंस्ट का मतलब मैंने आपको जस्ट अभी क्या बताया था, हमने बताया था कि न्यूमरेटर में रहते हैं अनफेवरेबल केसेस, यानी न्यूमरेटर में आपको क्या रखना होगा, अनफेवरेबल केसेस रखना होगा। तो बच्चों आपके फेवरेबल केसेस कितने थे जो सम देते हैं 9 से बड़ा? तो कहोगे 6 केसेस थे। कितने में से? 36 में से। यानी कि 6 तो आपके फेवरेबल हो गए, तो अनफेवरेबल कितने हुए? कहोगे सर अनफेवरेबल हुए 36 - 6, यानी कि बाकी बचे, यानी कि टोटल 30 जो है वो अनफेवरेबल केसेस। और मैंने आपसे पूछा फेवरेबल केसेस कितने हैं, तुम कहोगे सर फेवरेबल केसेस तो 6 है। फेवरेबल केसेस तो 6 है, क्योंकि वही आपने बताया था कि सम ग्रेटर देन 9। ओके, तो सर ये कितना हुआ 30, और ये कितना हुआ 6, तो आंसर कितना हुआ 6, 30/6 विच इज इक्वल टू 5। तो बच्चों ये जो ऑड्स अगेंस्ट होते हैं और ऑड्स इन फेवर जो भी होते हैं, इनको हमेशा रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है। तो 6/30 का मतलब कितना हुआ 5:1। तो अदीबा ने दूसरी बार में आंसर जो भी था वो बिल्कुल सही बताया था, दिस इज 5:1। क्या सबको समझ में आ गया? क्यों भाई, सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको फेवरेबल और अनफेवरेबल में बता दिया कि आप किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इवेंट्स। चलिए बच्चों अब हम लोग को लिखना है टाइप्स ऑफ इवेंट्स। वो भी 3 तरह से हो सकती है, जरा देखिएगा। एक हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है। एक हो सकती है इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूं तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कहोगे 1/6, है ना। 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। तो इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि दैट मीन्स जो पीए होगा वो पीबी के इक्वल होगा। एक तो ये हो सकता है।
दूसरी जो इवेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या उसको हम लोग डिसजॉइंट भी कहते हैं। याद रखने के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर हम उन इवेंट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, उन इवेंट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो नल सेट आ जाएगा, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। और अगर हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, कहोगे सर जीरो आ जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अब ए इंटरसेक्शन बी में एक भी है ही नहीं तो जीरो हो गया, और जीरो अपॉन सैंपल स्पेस इज जीरो। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो उन इवेंट्स का जो इंटरसेक्शन है वो तो एक नल सेट होगा, लेकिन उन इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, खासकर कौन सी बात, ये वाली बात, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगी तो प्रोबेबिलिटी उन इवेंट्स की क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो। उसके बाद बच्चों होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगी तो उनका जो यूनियन है वो किसके इक्वल होगा, सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। उनका जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस के होगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स की, तो न्यूमरेटर में भी एक सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स होंगे, डिनोमिनेटर में भी सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स होंगे, यानी जो ऊपर नंबर होगा वही सेम नीचे नंबर होगा। यानी कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वन होगी। क्या होगी, वन होगी। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान देनी है। क्या सभी को समझ में आई, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया। चलिए बच्चों, तो अब यहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरी डेफिनेशंस की तरफ, क्योंकि डेफिनेशंस धीरे धीरे होती जाएंगी और उसके बाद मैं क्वेश्चंस स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग एक केस कंसिडर कर लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं 52 कार्ड्स का। और 52 कार्ड्स का तो सभी को अंदाजा है कि 52 कार्ड्स में क्या डिवीजन होता है। 52 कार्ड्स में डिवीजन होता है बच्चों, 52 कार्ड्स में डिवीजन होता है बच्चों, किसका किसका, 26 ब्लैक और 26 रेड, इनका डिवीजन होता है। तो ये डिवीजन बच्चों कर लीजिए, और डिवीजन करने के बाद में कुछ आपको खास बातें बता रहा हूं, वो याद रखिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में आप लोग को समझ में नहीं आती कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे 26 रेड। रेड में क्या होते हैं बताइए, 13 डायमंड के होते हैं और 13 हार्ट के होते हैं। इसमें क्या होते हैं बच्चों, इसमें होते हैं 26 ब्लैक, तो उसमें 13 स्पेड के होते हैं और 13 क्लब के होते हैं। तो ज्यादातर बच्चे जो है इन पत्तों में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आपको ध्यान देना होगा, जो स्पेड का पत्ता होता है उसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है, स्पेड के पत्ते का शेप, ठीक है। और जो क्लब का पत्ता होगा उसका शेप वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसका शेप जो होगा बेसिकली वो इस तरह से बनता है। तो दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन स्पेड एंड क्लब। डायमंड का तो आपको पता ही है पहले से, डायमंड का शेप तो हर बच्चा बनाना जानता है, दिस इज डायमंड। और हार्ट का भी हर बच्चा बनाना जानता है, तो ये हार्ट। तो बच्चों ये इस तरह से आपको ये डिवीजन याद रखना होगा। अब बच्चों जिन कार्ड्स पे चेहरा नजर आता है, जिन कार्ड्स पे चेहरा नजर आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स। तो चेहरा कहां नजर आता है, चेहरा नजर आता है किंग का या क्वीन का या तो जैक का। तो किंग क्वीन जैक इनको हम लोग कंबाइन करके बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स बच्चों कौन कौन से हुए, फेस कार्ड्स हुए बच्चों आपके किंग क्वीन और जैक। तो दिस इज किंग क्वीन एंड जैक। तो टोटल कितने हुए बच्चों ये, 3 into 4 which is equal to 12। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछता हूं ऑनर्स कार्ड, तो ऑनर्स कार्ड कितने होते हैं बच्चों बताइए, ताश वाश खेलते नहीं है क्या,
ऑनर्स कार्ड कितने होते हैं? ऑनर्स कार्ड उसे कहते हैं जिनका पूरी तरीके से सम्मान किया जाए। तो सम्मान किसका किसका होता है? किंग का, क्वीन का और जैक का। लेकिन एक कार्ड इसमें और ऐड हो जाता है, वो कार्ड अगर मिल जाता है तो हम लोग गेम वहां पे फिनिश कर देते हैं। वो कार्ड किसका होता है? एस का। तो एस, किंग, क्वीन, जैक, ये जो कार्ड होते हैं ये हो गए 4, और ये 4 सूट में होंगे, तो टोटल ये 16 कार्ड हो गए। इनको हम लोग ऑनर्स कार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है। तीसरा, तीसरा कौन सा होता है बच्चों? नेम कार्ड्स। नेम कार्ड्स, कोई बच्चा बता सकता है नेम कार्ड्स कितने होते हैं? बताइए, नेम कार्ड्स कितने होते हैं? एक 10 होता है, एक जैक होता है और एक क्वीन होती है। इनको हम लोग बच्चों नेम कार्ड्स कहते हैं। तो ये टोटल कितने होंगे? 3 × 4 विच इज इक्वल टू 12। तो ये बच्चों फेस कार्ड, ऑनर्स कार्ड और नेम कार्ड, ये आपको याद रखते हैं। ठीक है भाई, समझ गए? कोई समस्या? क्या सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, अब हेडिंग हम लोग जानते हैं यहां पर, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। स्टार्ट विद डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब बच्चों बेसिकली क्या होता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को लेकर के। ठीक है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इवन एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो मैं जितना हो सकेगा आपको वो क्लियर करता हूं। चलिए सबसे पहले आप ये लिखिए, लिखना स्टार्ट करिए। टू इवेंट्स A and B are independent. Two events A and B are independent if occurrence of, देखिए ध्यान से, if occurrence or non-occurrence of A has no effect on occurrence or non-occurrence of B। तो बच्चों सबसे पहले डेफिनेशन लिख दीजिएगा ताकि आप भूल न जाए। टू इवेंट्स A and B are said to be independent if occurrence or non-occurrence of A has no effect on occurrence or non-occurrence of B। ठीक है, और बच्चों अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो उसका मैथमेटिकली मतलब भी लिख लीजिए। मैथमेटिकली इसको हम लोग कहते हैं, पहला पॉइंट लिखिए, इफ PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो दिस इज योर देन इवेंट्स A and B are independent। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा अगर A इंटरसेक्शन B PA इंटू PB के इक्वल है तो हम लोग इंडिपेंडेंट कहते हैं। लेकिन यहां पे कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि सर अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो A का B से कोई लेना देना नहीं है, यानी A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। जब कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो PA इंटरसेक्शन B 0 हो जाएगा। तो ये एकदम गलत है। PA इंटरसेक्शन B 0 तभी होता जब ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती। यहां पे ये नहीं लिखा है कि A और B डिसजॉइंट और या एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये बात आपको स्पेशली याद रखनी होगी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपका जेईई एडवांस तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, कहीं भी पीछा आपका नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये जरूर क्लियर रखिएगा कि PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA और PB का मतलब ये होता है कि इससे ये कोई भी लेना देना नहीं है कि अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट हो भी सकता है, क्योंकि हमने तो क्या लिखा था कि A के और B के इंडिपेंडेंट है तो इसके अकरेंस और नॉन अकरेंस दोनों बातें लिखी है ना। हमने ये तो नहीं लिखा नॉन अकरेंस,
हमने लिखा है अकरेंस और नॉन अकरेंस, दोनों बातें लिखी है। तो बच्चों पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो तभी होगा जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, अदरवाइज ये जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए आप इस बात को याद रखेंगे। दूसरा, तो इफ मान लीजिए आपके पास आ जाए ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, ये मोर देन वन में आ जाए, तो आप इसको मोर देन वन में भी अप्लाई कर सकते हो, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे, देन ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या है, सबको याद रहेगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स की क्या कंडीशन है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी तो ये कंडीशन फुलफिल होती है, और ये 2 के साथ हो चाहे 3 के साथ हो, कंडीशंस मैंने आपको शो कर दी है, ये आपको याद रखनी है। इसमें नोट बना करके कुछ और बातें भी लिखवा देते हैं, वो भी बातें आप समझ लीजिए। चलिए सबसे पहले डालिएगा नोट, तो नोट बना के कुछ और बातें भी मैं आपको लिखवा दूंगा। लिखिए, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी बी independent events, if A and B be independent events, then A and B dash, और भी लिख सकते हैं A dash and B, और भी लिख सकते हैं A dash and B dash also are independent events। तो बच्चों मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट बात बताई है, मैंने कहा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए जिस तरह से आपने वचन बताए कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है, उसी तरीके से पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी आप पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है पी ए यानी ए के होने की प्रोबेबिलिटी बट ए माइनस बी, मतलब ए बट नॉट बी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए बट नॉट बी। ठीक है, ओके, तो इस टर्म्स के नोटेशन भी हम लोग आगे देख लेंगे, अभी तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स चल रहा है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आप पूरी तरह से समझते रहिए कि ये बात हर इवेंट के लिए ट्रू हो सकती है, ये बात हर इवेंट के लिए ट्रू हो सकती है, चाहे वो उनका हम कॉम्प्लीमेंट लें, चाहे हम एक का कॉम्प्लीमेंट लें या हम एक का कॉम्प्लीमेंट ना लें। समझ में आ गया? तो बच्चों मैंने आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए काफी देर तक समझाया है, जो नोटेशंस यूज करने हैं वो नोटेशंस भी मैंने आपको बताए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई आगे कंटिन्यू करें, यहां तक लिख लिया सभी लोगों ने? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग को अब हेडिंग डालनी है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सब लोग हेडिंग डालेंगे एडिशन, लिखिए मेरे साथ, एडिशन थ्योरम ऑफ या ऑन प्रोबेबिलिटी, ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले लिखना स्टार्ट कराने, लिखिए, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, if A and B are two events associated with an experiment, तो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? पहला पॉइंट,
आप कहोगे कि पी ए यूनियन बी, ये क्या होता है? पी ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करता है? इस probability of occurrence of at least one event तो at least one event लिखाओ तो इस तरह से। दूसरा आगे लिखते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी is probability of occurrence of both A and B। तीसरा, PA is probability of occurrence of A। Similarly, PB is probability of occurrence of B। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि कभी भी आपके पास लिखा हो कि एटलीस्ट वन इवेंट, तो उसका मतलब होता है पी ए यूनियन बी। और कभी भी आपके पास लिखा हो बोथ ए एंड बी, तो इसका मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो बच्चों अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझना चाहें तो अभी वेन डायग्राम से समझ लीजिए, क्योंकि इससे बड़े बड़े अभी वेन डायग्राम बनने वाले हैं। तो एक छोटा सा वेन डायग्राम पहले इसी से समझ लेते हैं। तो ये बच्चों मैंने वेन डायग्राम आपके सामने बनाए हैं। ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी में क्या होता है? सभी लोग जानते हैं फॉर्मूला। आप सबसे पहले लिखते हैं पी ए प्लस पी बी। तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए सब लोग ध्यान से। पीए का मतलब क्या हुआ बच्चों? पीए का मतलब ये हुआ पूरा, ठीक है ना। पीए का मतलब ये हुआ पूरा। और पीबी का मतलब क्या हुआ? पीबी का मतलब बच्चों ये हुआ पूरा, ये पीबी का मतलब हुआ। हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो बीच वाला पार्ट है वो 2 बार आ गया है। जो बीच वाला पार्ट है वो 2 बार आ गया है। अगर हम उसको एक बार माइनस कर देंगे, हम क्या कर देंगे, उसको एक बार माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब ये आपका पी ए यूनियन बी निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया पी ए यूनियन बी क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आप एक एक करके नोटेशंस में आपको खूब सारे समझाने वाला हूं। सबसे पहला नोटेशन लिखिए, पी के ब्रैकेट में लिखिए एट लीस्ट वन इवेंट will occur, at least one event will occur। इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे पी ए यूनियन बी से। और अभी मैंने बताया कि ये किसके इक्वल होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों आपके पास दूसरा पॉइंट आ रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए जरा, पी रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में लिखिए exactly one event will occur। exactly one event will occur। उसको आप क्या लिखोगे? उसको आप लिखोगे पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पे बच्चों समझना होगा आपको, मैंने लिखा exactly one event will occur। exactly one event will occur, इसका क्या मतलब हुआ? या तो सिर्फ ए हो या तो सिर्फ बी हो। ए और बी साथ में दोनों ना हो, मतलब एक बार में एक ही इवेंट हो। तो तुम कहोगे सर इसका मतलब या तो आपको ये वाला पोर्शन चाहिए या तो आपको ये वाला पोर्शन चाहिए। तो सर ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? इस वाले पोर्शन को कहते हैं पी ए माइनस बी। कहते हैं
और इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, पी बी माइनस ए। तो पी ए माइनस बी क्या है, पी ए माइनस बी होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी बी माइनस ए क्या होता है, वो होता है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यही तो होगा। क्यों भाई, समझ में आया यहां तक सबको? अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो बच्चों ऐड करते ही आपके पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्टली वन इवेंट विल अकर, तो आपको क्या करना होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका मतलब। समझ में आ गया सबको? क्यों भाई, सबको समझ में आ गया? दूसरा, चलिए तीसरा पॉइंट सभी बच्चे लिखना स्टार्ट करें। तीसरा पॉइंट है P ओनली A अकर्स, ओनली A अकर्स। तो बच्चों अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आ गए, ओनली A अकर्स। ठीक है, ओनली A अकर्स। ठीक है, तो बच्चों जब ओनली A अकर्स होगा तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बोलो भाई, समझ में आया? ओनली ए अकर्स का मतलब क्या होगा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और सिमिलरली हम कह दें कि ओनली बी अकर्स, ओनली बी अकर्स, तो हम क्या लिखेंगे, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या सबको समझ में आ गया? तो इसके बाद बच्चों को नेक्स्ट पॉइंट जो है एक नोट बना के लिख लेते हैं, कहीं आप गलती ना कर बैठे, तो एक नोट बना देते हैं। लिखिए हमारे साथ, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली exclusive events, if A and B are mutually exclusive events, then बच्चों एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो नल सेट होगा, और अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटी लेंगे तो वो 0 आएगी। तो बच्चों यहां पर आपके पास बन जाएगा P A यूनियन B इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी बन जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। और बच्चों वो पॉइंट हमने लिखवा दिया था, फिर से आपको बता देते हैं। इफ, ध्यान से देखिए, इफ A and B are exhaustive events, अगर एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो मैंने बताया था कि उनका जो यूनियन होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो मेरे ख्याल से ये सब लोग समझ गए हैं। अब बच्चों हम लोग ये 2 इवेंट्स की बातें कर रहे थे अभी तक, जितनी भी बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ 2 इवेंट्स के लिए हैं। अब हम लोग 2 इवेंट्स के लिए नहीं बात करेंगे, अब हम लोग बातें एक्सटेंड कर लेंगे 3 इवेंट्स के लिए। यानी कि 2 इवेंट्स की बातों को अब खत्म करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं और बातें करते हैं 3 इवेंट्स के लिए। तो 3 इवेंट्स के लिए क्या क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, उनके लिए मैं आपको पहले से ही एक वेन डायग्राम बना के समझा रहा हूं, उससे आप समझते चले जाइएगा। तो ये बच्चों मैंने एक वेन डायग्राम अभी जस्ट आपके सामने बनाया है, इसका नाम है ए, बी और सी। तो बच्चों इसमें पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट होता है आपका कि अगर आपसे पूछा जाए पी ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे? आप इसको एक्सप्रेस करते हो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है, तो बच्चों पी ए कहां पर हुआ, पी ए आपका ये हुआ, पी बी कहां हुआ, पी बी आपका ये हुआ। ठीक है भाई, पी ए कहां पर है, पी ए यहां पर है जहां पे रेड कलर के डॉट है, पी बी कहां पर है, जहां पे ग्रीन कलर के डॉट है कि नहीं है? उसी तरीके से बच्चों पीसी भी है। तो जब बच्चों पीसी पीबी पीसी को आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा
कि अगर हमें पी ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो हम करें क्या। सबसे पहले हम इनको डॉट से रिप्रेजेंट कर लें या किसी से भी रिप्रेजेंट कर लें। पीसी कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये हो गया बच्चों आपका पीसी, ठीक है, ये हो गया आपका पीसी, वो बी के साथ भी कॉमन है, ए के साथ भी कॉमन है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जब आप डॉट्स बनाएंगे तो डॉट्स बनाने पर आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि यहां पर अगर आपको ये फॉर्मूला जनरेट करना है तो उसका मतलब ये होगा कि आपको ये वाले जो पोर्शन रिपीट हो गए हैं वो माइनस करने पड़ेंगे। एक ए इंटरसेक्शन बी वाला, एक बी इंटरसेक्शन सी वाला और एक सी इंटरसेक्शन ए वाला, और साथ में माइनस करने पर ये वाला पार्ट हट जाएगा तो हम इसको अलग से ऐड कर देंगे। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि पी ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, पी बी प्लस पी सी। समझ गए ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सीधा सीधा आप इसको याद रख लीजिए। और ये जिस तरह से आप 2 इवेंट्स के लिए कर रहे थे, आप सारा काम 3 इवेंट्स के लिए भी हो सकता है। मतलब अगर आप इसको नोट बना के लिखना चाहें तो नोट बना के ये भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं कि इफ ए बी एंड सी आर mutually exclusive events, then PA union B union C is equal to PA plus PB plus PC, क्योंकि बाकी सब क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों आप ये भी लिख सकते हैं, इफ A and B are exhaustive events, then P A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों ये सारे नोटेशन है, अगर आप नोटेशन समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस आपके जल्दी जल्दी होने लगेंगे। चलिए अगले नोटेशन की तरफ चलते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए भाई आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्टली 2 इवेंट्स ए बी सी अगर, यानी कि इसमें से एग्जैक्टली 2 इवेंट्स अगर होती हैं, तो 2 इवेंट्स अगर होती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आपको चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन सी, पी सी इंटरसेक्शन ए, यही तो चाहिए आपको। लेकिन ये पार्ट 3 जगह रिपीट हो जाएगा तो उसको माइनस कर देंगे, किसको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों यहाँ पे एग्जैक्टली 2 इवेंट्स अगर होना चाहिए तो वो इस तरह से होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कोई कि P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 में से अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जैक्टली 1 ऑफ इवेंट ए बी सी एंड सी अगर, 2 के लिए भी हो सकता है, 1 के लिए भी हो सकता है कि 3 में से कोई एक हो, तो वो होगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस 2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूं उसको, जस्ट वेट, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन सी, 2 टाइम्स है सब में, और लास्ट में प्लस 3 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बच्चों किसके लिए हो गया, ये हो गया कोई एक होना चाहिए, तो ये उसके लिए आप उसको वेन डायग्राम की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, वही आंसर आएगा। वेन डायग्राम की हेल्प लेकर के अगर आप शेडेड एरिया बनाएंगे तो आपका वही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों यहां तक कर लिया, हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सर नोट करेंगे, ओके नोट कर लीजिए, आराम से नोट करिए। अभी यहां मैं 1 सेकेंड रुक जाता हूं, बल्कि तो मैं यहां पर रुका हुआ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे यहां पर नोट कर लीजिए आराम से।
सभी बच्चे इन पॉइंट्स को पहले नोट करें आराम से। ओके, नोट करा बच्चों? हो गया सर। ओके। हो गया सर। ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। हम लोग यहाँ से अब आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बच्चों मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। वो क्वेश्चंस जरा ध्यान से आप सब लोग को देखने हैं। तो आप लोग सब लोग रेडी हैं? करें क्वेश्चंस आगे? जस्ट वेट। ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो